सभी को नमस्ते। तो इतनी दूर दूर से आई सभी विद्यार्थियों का मैं फूल देकर तो नहीं स्वागत कर सकती हूँ, लेकिन मेरी तरफ जो फूल है मैं आपको देना चाहती हूँ। तो बस आपको सबको इतना ही करना है। मैं ऐसे बोलूंगी 1 2 3 फूल फूल फूल, आपको बोलना है 1 2 3 फूल फूल फूल। तो आप मैं जो फूल आपको दे रही हूँ वो फूल आपको ऐसे लेने हैं। तो ठीक है, ओके, रेडी है सब? 1 2 3 फूल फूल फूल। तो आपको ऐसे लेने हैं 1 2 3 फूल फूल फूल, 1 2 3 फूल फूल फूल। थैंक यू। सविता जी के बारे में मैं थोड़ी चीजें एक दो लाइन बोलता हूँ कि इस संभाषण का एक कंटेक्स्ट से। सविता जी एक मशहूर किसान शेतकरी है। एक औरंगाबाद के नजदीक एक ग्रामीण भाग में पेड़गांव। हाँ, इनका नाम आज हम बदल देंगे। उनको ये पता नहीं था, मैंने बताया नहीं था। उनको हम सविताई कहेंगे। हाँ, सविताई। ताई का मतलब सबको पता है? हाँ। क्या? सिस्टर। हाँ हाँ, बड़ी बहन, राइट। हाँ, तो वैसे ही आपकी आज से बड़ी बहन है सविताई। ठीक है, ठीक है, मैं भी आपको वही कहूँगा, चलेगा ना? हाँ। तो सविताई के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक मशहूर किसान है और उन्होंने इतनी छोटी उम्र में बहुत कुछ करके दिखाया है। उनके बारे में मैं जब बात करता हूँ तो मैं भी बहुत प्रोत्साहित हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने उनको स्पेशली आपसे मिलने के लिए बुलाया है। तो हम हमारे संभाषण की शुरुआत उनके बचपन से करेंगे। शायद आप अपने बचपन के बारे में बता दीजिए। सभी को नमस्ते है। मेरा नाम सविता रतले है और मेरा गांव एक छोटा सा खेड़े गांव है, पेंड गांव, जो संभाजी नगर के पास ही है। तो मेरा बचपन ऐसा हुआ है कि मैं आपको तो बताऊंगी लेकिन मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाऊंगी। मेरा बचपन ऐसा हुआ है, हम 3 बहनें हैं और 2 भाई हैं। हम शहर में रहते थे, संभाजी नगर में। तो संभाजी नगर में ही मेरा पूरा 10वीं तक पढ़ाई हुई है। और 10वीं में जब मैं थी 2002 में, तब मेरे पापा की जो नौकरी थी, मेरे पापा नौकरी में थे और हम तो 5 भाई बहन थे। इतने सारा का बोझा मेरे पापा उठाते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पापा की ड्यूटी चली गई, जो कंपनी बंद हो गई थी। तो मेरे 2 बहन की शादी भी बाकी थी और हम सबकी पढ़ाई भी शुरू थी। तो ऐसे करते मेरे पापा को एक थोड़ी सी जमीन थी, जो 2 एकड़ ही जमीन थी। जब नौकरी बंद हो जाती है तो मेरे पापा ने पूरा घर वो सब बेच दिया और हमारी 2 बहनों की शादी जो थी बड़ी थी, उनकी शादी करवा दी। लेकिन हम 3 भाई बहन तो थे। तो पापा वो सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं, मेरी 3 बेटे वैसे ही है और मेरी तो नौकरी चली गई है, अब मैं क्या करूं। तो वो चिंताग्रस्त रहते थे। तो जब बहन की शादी होने जाने के बाद मैं ही घर में ऐसी थी जो सब कुछ देख रही थी कि पापा के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है, अब मेरे भाइयों की पढ़ाई कैसी होगी, मेरी पढ़ाई कैसी होगी। ऐसी चिंता मेरे पापा भी करते थे और मैं भी देखती रहती थी। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगता था कि अब हम क्या करेंगे। तो मम्मी थोड़ा थोड़ा सोच रही थी कि हमारी खेती तो है गांव के पास, लेकिन हम गांव को चले जाएंगे। और पापा सोचते थे अगर हम दोनों गांव को चले जाएंगे तो हमारी इन बेटों का क्या होगा जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते करते मैं भी पापा के साथ सोच रही थी। जब पापा दूसरे के काम पे जाने लगे, जब नौकरी छूट गई तो बाहर काम करने लगे। तो बाहर काम करते थे तो थोड़े से पैसे उनको मिलते थे, जैसा हमारा निवारा वो नहीं हो रहा था और हम किराए में रहने लगे। फिर 800 रुपये भाड़ा था। हमें खाने के लिए पैसे लगते थे, स्कूल जाने के लिए पैसे लगते थे। कोई बोल रहा था मुझे किताब चाहिए, कोई बोल रहा था मुझे कपड़ा चाहिए। ऐसे करते करते पापा बहुत परेशान हो गए थे। तब मैं 10वीं में थी, मेरी 10वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू थी। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मैंने तो परीक्षा तो दे दी है, लेकिन जो बेटे समय में मैं क्या करूं। मैं भी तो बैठी हूँ घर में और पापा मम्मी खेत में गाँव की तरफ चले गए, अब हम कैसे करेंगे। तो मैंने पापा को साफ साफ एक दिन कह दिया कि पापा आप इतना टेंशन मत लो, मैं तो हूं ना, तो मैं मेरे दोनों भाइयों के साथ यहाँ पे रहूंगी और आप दोनों खेती करने के लिए गाँव चले जाओ। तो पापा मम्मी गाँव चले गए
और हम 3 भाई बहन रहने लगे। तो बहुत पड़ोसी वाले थे, बोल रहे थे हमें कि देखो मम्मी पापा चले गए और ये कैसे रहेंगे, तीन भाई बहन है, अभी तो 2 बेटियों की शादी भी हो गई थी, ये कैसे रहेंगे और ये बेटी कैसे संभालेगी। तो मैंने एक कंपनी था हमारे पास ही जो 20 किलोमीटर थी, तो मैं सोच रही थी, हमारे पास वाली महिलाएं कंपनी में जाती थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं अभी क्या करूं, भाड़ा देना है, इतना सारा काम भी करना है, पापा गाँव जा रहे हैं और उस टाइम पैसे का बहुत ही ऐसा था कि किसी के पास पैसे ही नहीं थे। जब मैं गाड़ी से भी कहीं चली जाऊं तो भाड़े के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे और ये मैं सब पापा को नहीं बता रही थी। तब मैं जब वो कंपनी में गई कि हमें काम करना है, तो उधर तो सिर्फ पुरुष ही थे, ऐसी कम महिलाएं थी जो वहां पर काम कर रही थी। तो कंपनी वाले मैनेजर ने मुझे कहा कि दीदी आप तो इतनी छोटी हो, 10वीं में पढ़ रही हो और यहाँ पे आके क्या काम करोगी। तो मैंने उनको साफ बोल दिया, आपकी कंपनी तो मेडिसिन वाली है ना, तो हम महिला तो इसमें पैकिंग तो कर सकते हैं। तो मैं जब अकेले जाने लगी तो थोड़ा सा बाहर वाले भी कुछ कुछ कहने लगे। तो मैंने मेरे साथ वाली 2-4 लड़कियां थी, उनके साथ हमने जॉब शुरू कर दिया और उन्होंने भी साहब ने हमें ले लिया। तो हम 6 में मेरी फ्रेंड थी, 6 फ्रेंड के साथ में वहां पर जाने लगी। तो मुझे उस टाइम में सिर्फ 900 रुपये महीना मिलने लगा। उसी 900 रुपए में मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, मुझे ऐसा लगा कि मैंने खुद की कमाई है। तो उससे मेरा थोड़ा बहुत खर्चा चला लेती थी और पापा को भी फोन करके बताया, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना है, आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपको अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। आपको मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी। उस टाइम में मुझे अजीब बात नहीं लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा ध्यान अभ्यास पे कम हो गया था ना, मैं पढ़ाई नहीं कर सकती थी। तो मैं 10वीं में फेल हो गई। तो मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैं किसी को नहीं बताया कि मुझे रोना आ रहा है, मैं क्यों फेल हुई। मैं तो ऐसा कुछ नहीं बता सकती थी ना, और पापा को भी नहीं बोल सकती कि मैं फेल हो गई, क्यों हो गई, कुछ नहीं बताया। और पापा ने मुझे बोला तू फेल हो जाते है ना तो कुछ नहीं होता है, आप फिर से परीक्षा दे के पास हो जाओ। लेकिन ऐसे 2 साल मैंने कंपनी में काम किया, जॉब किया और मेरे भाइयों की पढ़ाई भी की। हम तीनों भाई बहन ऐसे रहने लगे। और फिर 2004 में पापा ने मेरी शादी की बात सोची। उधर भी गरीबी थी और जब मेरी पापा ने शादी की सोची तो खेती करने वाला लड़का ही मुझे मिला, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो शहर में रहने वाली लड़की थी ना, मैंने कभी खेती नहीं देखी थी, कभी काम करना भी मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां पर जाके क्या करना पड़ेगा, किस तरह से काम करना होगा, मेरा पति कैसा होगा, कुछ भी मुझे पता नहीं था। लेकिन पापा ने बोला था कि अगर आप खेती में काम करना पड़ेगा तो मुझे को तो पापा को संभालना था ना। मैं अगर पापा को मना करती तो ऐसा नहीं चलता का, पापा मुझे ऐसा दूल्हा चाहिए, मुझे अच्छे घर वाले लोग चाहिए, तो आप मुझे खेती में क्यों दे रहे, ये मैं कुछ भी सवाल नहीं कर सकती थी। तो मैंने पापा को हाँ कर दिया। तो इधर भी मेरी परेशानी ही थी, इधर भी घर पे, इधर भी 2 एकड़ जमीन थी, खेती में काम करना पड़ता था। अगर मुझे अच्छी घर में देते पापा तो बहुत पैसा लगता ना, हुंडा देना पड़ता, अच्छे से शादी करके देनी पड़ती, उसके लिए तो ज्यादा पैसा लगता ना। तो मैंने बिल्कुल भी मना नहीं किया और मेरी 2004 में शादी हो गई। एक प्रश्न पूछो? हाँ। बीच बीच में? हाँ पूछो। शायद ना पूछो क्योंकि बहुत अच्छा चला, लेकिन आपने ये निर्णय कैसे लिया कि किससे शादी करनी है? हाँ। और मतलब उनको, आपके पति को देखा शादी के पहले? हाँ। तो उसके बारे में तो मैंने ऐसा निर्णय लिया क्योंकि जो ये पति मैंने जो किया, जो हस्बैंड मेरे थे, वो हमारे कुछ मेहमान में से ही थे और वो उन्होंने बोला था शायद पापा को कि आपकी बेटी हमारे पास अच्छी रहेगी और थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन हम उसकी पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, ऐसा बोला। तो मुझे भी ऐसा लगा कि काम करने से क्या होता है, अगर बाकी सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, पापा मैं भी काम करूंगी, इतना शब्द मैंने उन्हें कहा था। और इधर भी मैंने हस्बैंड से भी पूछा था कि आप शादी होने के बाद क्या मुझे पढ़ने दोगे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ मैं पढ़ने दूंगा। लेकिन 2-4 साल में ऐसे कुछ भी नहीं हुआ कि मैं स्कूल जा पाई। लेकिन अभी जो मैं अभी इस वक्त में हूँ, तो मैं अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रही हूँ। आप अपने पति के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ,
मेरे उनका पति नाम से शुरुआत कीजिए। हाँ, मेरे पति का नाम सुनील डकले है और वो खेती काम ही करते हैं शुरू से ही। उनका जो पढ़ाई लिखा है वो 12th तक हुआ था और उनसे शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे अच्छे पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है, सास रहती है, ससुर रहती है और गांव वाले लोग भी ऐसे होते हैं कि जब मैंने पूछा शादी के बाद 4 साल मैंने 6 महीने बाद मैंने उनको बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, तो सास ससुर ने मना कर दिया कि आप पढ़ के क्या करेगी, क्या करना है, हमारी तो परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो आपको भी काम करना पड़ेगा हमारे पास, हमारे खेत में काम करना पड़ेगा। कभी शहर से आके मैंने कभी खेती नहीं देखी थी, लेकिन खेती में मुझे जब ले गए तब मुझे इतना रोना आया कि मैंने कभी धूप नहीं देखी थी, कभी कांटे नहीं देखे थे। और एकदम से मुझे जब खेत में लेके गए तब मुझे पता चला कि अब इतना टेंशन था कि ये इतनी बड़ी खेती है मेरी और उसमें मुझे खुद काम करना है, तो मुझे एहसास नहीं हो रहा था कि मैं काम करूं। जब पहले दिन मुझे मेरी सास खेत में लेके गई, पति ने मुझे खेत लेके दिखाया सब और बोले हमको कि हमें कल ये काम करना है, जो हमने कपास लगाई है उसको जो तन रहता वो निकालना है, ऐसा बोला। तो मैं रात भर सोच में रहती थी कि अभी मैं कैसे करूंगी। दिमाग में मेरे वही चलता था कि मैं अभी कैसे काम करूं इस खेत में। तो दूसरे दिन हम खेत में चले गए तो मेरी सास ने ऐसा डिब्बा बॉटल, पानी की बॉटल वो एक टोपले में लेके मेरे सिर पे दे दिया। अभी मैंने तो कभी लिया ही नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, तभी मैं वो लेकर खेत में चली गई। खेत तक चली तो गई, लेकिन जब मेरे सास ने बोला अभी ये काम हमें करना है शुरू से, तब मुझे कुछ भी नहीं आता था। दो मेरे साथ वाली जो गांव से बहनें रहती है मदद करने वाली, वो हमारे खेत में आई हुई थी, तो हम सब काम में लग गए। लेकिन वो दोनों मेरे तरफ देख के खुद हंस रही थी कि वो दोनों बात भी कर रही थी आपस में। मुझे भी समझ में आ रहा था, मैं थोड़ी सी पीछे थी, वो दो आगे चल रहे थे जो काम करते थे। वो खुद कह रहे थे ये तो शहर की रहने वाली लड़की है, अभी ये क्या काम करेगी, इसको तो खुद का कुछ भी संभालने नहीं आता, तो ये कैसे काम करेगी। मैंने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया, ऐसे करते करते मुझे रोना तो आता था, लेकिन ऐसे सोचती थी अगर मैं काम नहीं करूंगी, इनको जवाब नहीं दूंगी, तो क्या मैं इनके साथ रहूंगी और मुझे ये आएगा, ऐसा सोचती थी। और एक दिन पति को भी बोला कि देखो मुझे तो कुछ काम करना नहीं आता है, लेकिन मैं करूंगी। तो 2-3 दिन मैंने मेरे पति के साथ ही काम किया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे सिखाया और मैं आज इतना सारा काम कर लेती हूँ कि मैं 80 किलो कपास एक दिन में चुन लेती हूँ। तो मेरे सास ससुर ने ऐसा भी बोला, जगाव के रोग रहते हैं, तो वो भी बोलते थे ससुर जी को, देखो औरंगाबाद की शहर की लड़की करके लाए, अभी उसको खेत में लेके जा रहे हैं और वो क्या काम करेगी। लेकिन मैंने ऐसा करके दिखाया है कि अभी लोग उनको बोलते हैं शहर की लड़की लाई है, लेकिन खेत की लड़की को देखो कैसे पीछे डाल रही है। आज ऐसी बात वो मेरे ससुर जी से करते हैं। आपके एक सेवा समता के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में। मैं 2017 से सेवा ज्वाइन की। काम करते करते ये मुझे गांव में ऐसी संस्था मिली। सेवा समता क्या है उसके बारे में भी बच्चों को बता दीजिए। सेवा संस्था एक ऐसी संस्था है जो महिलाओं के लिए काम करती है। जो महिला घर पे बैठी रहती है, घर से बाहर नहीं निकलती है, उनको कुछ पता भी नहीं रहता है कि हम बाहर निकलते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बैंक में खाता कैसे खुलवाते हैं, हमारी कौन मदद करेगा, अगर हम आदमी से डरते हैं तो क्यों डरते हैं, हम कुछ भी काम वहाँ सफल हो जाते हैं करते समय। तो ऐसा ही काम सेवा करती है और हर एक गांव से एक महिला चुनी जाती है। तो हमारे गांव से मुझे चुना गया और वहां से मेरी सेवा संस्था में शुरुआत हुई है। तो सेवा संस्था में अभी मैं 4 साल से काम कर रही हूँ और ऐसे बहुत सारे बहनों के ट्रेनिंग देने का काम मैं करती हूँ। आपको एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता हूँ कि आपका दिनक्रम कैसे रहता है? सुबह आप कितने बजे उठते, कैसे होता है? जस्ट एक आपको भी पता चले कि आप सब बच्चों को ये सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति जो यहाँ आने वाली है वो उनका दिन कैसे होता है। हाँ? और इस जगह पहुंचने के लिए, मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे कष्ट करने पड़ते हैं।
तो सुनते हैं उनसे। सुबह तो जब सुबह होती है तो मैं 4:30 बजे उठती हूँ। हर रोज 4:30 बजे मुझे उठना ही पड़ता है। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, सास है, ससुर है और पति है। तो इतने सारे का काम मुझे करना पड़ता है। शुरू से मैं मेरा झाड़ू पोछा सब करती हूँ, खाना पकाती हूँ, उसके बाद मेरे बेटों का तैयारी करके देती हूँ और फिर 9 बजते ही मुझे खेत में जाना पड़ता है। बराबर 9 बजे मेरा सब तैयारी रहती है कि मैं खेत में चले जाऊँ। खेत में जाने के बाद 9 से 2 बजे तक काम करना पड़ता है। फिर 2 से 3 एक ही क्या घंटा काम करना पड़ता है हमको जरा बताइए। आपको खेती में जानते हैं ना सब, किसको किसको खेती बताइए है? बताइए पूरा बताइए। हाँ, किसको किसको खेती है? कौन जानता है खेती में क्या काम करना पड़ता है? हाँ, बहुत सारे लोगों को जानना पड़ता लेकिन है। फिर भी मुझे बताइए। हाँ, तो जो कपास लगाते हैं हम, उसमें जो तन रहता है, गवत रहता है, उसको निकालना पड़ता है। कड़ी धूप में बहुत सारा काम करना पड़ता है। जो हम खाद डालते हैं वो खाद भी हमें देना पड़ता है। दवाई फवारनी करनी पड़ती है। तो जो बावड़ी रहती है, विहीर रहती है, उसमें से पानी निकाल कर वो स्प्रे वाले को देना पड़ता है। तो वो काम मुझे सब करना पड़ता है। तो 3 बजे से 5 बजे तक मैं खेत में ही रहती हूँ और फिर से 5 बजे आना, खाना पकाना, झाड़ू पोछा सब करना, खाना पकाना, सबको खाना बांटना, फिर हमने खाना, सब तैयार होके 9 बजे के बाद मैं फिर से अपना जो पर्सनल काम रहता है, ये जो ब्लाउज रहता है वो भी मैं कटाई करती हूँ, क्योंकि एक ब्लाउज करूंगी तो 150 रुपये मिलेगा। ऐसा मेरा निश्चित हर रोज रहता है। तो एक ब्लाउज में 9 बजे से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे में एक ब्लाउज निकालती हूँ, क्योंकि थोड़े से पैसे मेरे पास रहे। ऐसे काम मैं दिन भर में करती हूँ। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ लेकिन आप फेसबुक पे हैं। हाँ, लेकिन उसकी कुछ हमें एक कहानी बताइए फेसबुक के साथ। आप कैसे जुड़े? मैंने शुरू से जब सेवा संस्था से जुड़ी तब मैंने एक व्हाट्सएप ही ग्रुप बनाया था छोटा सा, जो कि मैं महिलाओं को और जानकारी दे सकूं। उस टाइम में मेरे पास कोई अच्छा फोन नहीं था, एंड्रॉइड था लेकिन बहुत पुराना साला फोन था, उसे मैं काम चला लेती थी। वो जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था तो उसमें बहुत सारी शेतकरी महिलाएं थी, जिनको कुछ माहिती नहीं मिलती थी। जो मैं ट्रेनिंग लेती हूँ सेवा संस्था से, वो और बहनों तक कैसे पहुंचे, इसलिए मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप चलाया था। लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप इतना अच्छा चल रहा था, तो 8 महीने में उसमें 7,000 सदस्य जुड़ गए थे व्हाट्सएप में। तो मुझे ऐसा लगा अगर 7,000 लोग इस व्हाट्सएप में देखते हैं तो क्यों ना मैं फेसबुक का थोड़ा सा सहारा लेकर और सदस्य तक पहुंचाऊं और लोग तो पहुंचाऊं। तो मैंने वही वैसा ही ग्रुप, उनको नाम दिया वुमन इन एग्रीकल्चर। मेरे ग्रुप का नाम है वुमन इन एग्रीकल्चर। वो फेसबुक पे मैंने वुमन इन एग्रीकल्चर ग्रुप 2017 में बनाया। अभी मेरे फेसबुक ग्रुप में 7,40,000 सदस्य जुड़े हुए हैं। और वो जो 7,40,000 सदस्य है तो उनको सिर्फ खेती की जानकारी ही मिलती है। जो दूसरे लोग रहते हैं उनको खेती की पता नहीं होता। तो मेरे ग्रुप से बहुत सारी जानकारी उन सब पहुंच जाती है। मैं तो इतना खेती का नहीं जानती थी, लेकिन मैंने ऐसे कुछ मॉडरेटर्स ग्रुप में रखे जो मेरी हेल्प करते हैं। अगर इंग्लिश में कुछ डालना है, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है, तो वो मॉडरेटर्स वो ग्रुप का अच्छे से लिख देते हैं और मेरा अच्छा सा ग्रुप चलता है। यहाँ तक कि फेसबुक मेटा ने भी मेरा सम्मानित किया है। मुझे दिल्ली को बुला के उन्होंने सम्मानित किया। पहले बार तो 2 घंटे उन्होंने मेरे से बात की कि सविता देखो हमें आपसे मुलाकात करनी है। लेकिन वो तो दिल्ली में थे, मैं तो खेड़े गांव में थी, तो मेरी मुलाकात कैसी होती। और मेरे पास तो ना ही कोई अच्छा फोन था, ना ही अच्छा मोबाइल था कि मैं व्हाट्सएप कॉल करूं और उनके साथ बात करूं। तो उन्होंने मुझे 2 घंटे तक पूछताछ की मेरे से, और फिर मैंने मेरी सब परिस्थिति उनको बता दी। मेरी परिस्थिति सुन के उनका ऐसा लगा कि सच में सविता को फोन की जरूरत है, सविता इतनी अच्छी काम करती है तो हमको उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी से उन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी। वीवो कंपनी के सब लोगों ने भी मेरे से बहुत पूछताछ की, 2 घंटे मेरे से बात की।
और उन्होंने ऐसे सोचा कि अगर हम सविता को कुछ हेल्प करते, तो उन्होंने मुझे वीवो का, मेरे पास जो अभी फोन है वीवो का फोन दिया है जो 30,000 का है। वो फोन मुझे फ्री में दिया है। और उन्होंने मुझे दिल्ली को ले गए प्लेन से। जो खेड़े की महिला कभी किधर नहीं घूम सकती, तो उन्होंने मुझे प्लेन से दिल्ली को ले गए। और मुझे दिल्ली को ले गए और मैंने देखा हुआ मुझे इतना सम्मान मिला कि सब बोल रहे थे देखो सविता आ गई, सविता आ गई, सविता आ गई। वो देख के मैं तो इतनी खुशी हो गई, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सम्मान एक शेतकरी महिला को भी मिलता है। तो उन्हें मुझे सम्मानित किया और वो ग्रुप के लिए मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी फोन दिया। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब फेसबुक के जरिए आप महिलाओं को कैसे सिखाती है? हमें एक उदाहरण दीजिए कि आपका मतलब कैसे उनके साथ। जब मेरे पास कोई फोन भी नहीं था, मेरे जैसे और कई बहनें खेड़े में रहती है और उनके पास भी मोबाइल होता है लेकिन वो यूज करना नहीं जानती है। तो मैं जब जानकारी, खेती की जानकारी जब गांव में देने जाती हूँ, तो उनको उसी के साथ फेसबुक का भी बताती हूँ। अगर हम दाल बनाते हैं घर पे, पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, तो हम इसका किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, इसको किस तरह से कुरियर कर सकते हैं, तो इसकी जानकारी भी मैं उसी के साथ महिलाओं को देती हूँ। जब बैंक में हमने बचत गट बनाए गांव में, खेड़े गांव में, तो बचत गट किसी को कुछ पता नहीं था कि हमें किस तरह से कर्जा लेना है, हमारी कौन मदद कर सकता है। अगर हम खेती में काम करते हैं तो हमें पैसे की बहुत ही जरूरत पड़ती है, तो हम किस तरह से पैसा ले सकते हैं बैंक से, बैंक में जाने के बाद कैसा खाता खुलवाना है, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, वो सब मैंने उनको बताया। और फोन में तो घर से बैठ के हम फोन पे का यूज कैसे कर सकते हैं। ज्यादातर महिलाओं को घर बैठे किसी को कुछ लेना देना होता है तो हम फोन पे से कैसे कर सकते हैं, ये भी मैंने बहुत सारी महिलाओं को सिखाया है। आपने ऑनलाइन जो डिजिटल पेमेंट है उसके बारे में बहुत कुछ मतलब इन महिलाओं के साथ आगे बढ़ाया उन्हें, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? मुझे भी थोड़ा सा बहुत थोड़ा फार पैसा मिलता है जो मैं काम करती हूँ, तो उसका किस तरह से उपयोग करना है। मेरे घर वाले भी मुझे ऐसे बोलते थे कि अगर मेरे पास पैसे रहते हैं तो वो ले लेते थे, अगर कुछ काम है तो दे दे पैसे, मेरे पास से निकाल लेते थे। तो मैं अभी पैसा नहीं निकालती हूँ, मैं खुद फोन पे चलाती हूँ, मेरे फोन में भी पैसे रहते हैं। और कुछ लेना देना है, अगर मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैंने कोई पैसे साथ में नहीं लाए हैं, बस फोन पे का ही उपयोग करती हूँ और उसी से मेरा काम चला लेती हूँ। ऐसे आप सभी कर सकते हैं, सभी बच्चे फोन पे का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे पैसे किधर घूम जाते हैं, हम ऐसे साथ में लेते हैं तो कोई भी निकाल लेता है, इसका भी डर नहीं रहता है और हम अच्छी तरह से हमारा मनी बैग रहते रख सकते हैं। मैं जिस तरह से काम करती हूँ उसी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इतना सारा काम नहीं करती, अगर मैं ऐसा बोलती कि मुझे मुझे मुझे, मुझे ये कुछ भी नहीं आएगा, मैं कैसे कर सकती हूँ, अगर मैं ऐसा सोचती तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। तो मुझे ऐसा ही लगता है आप जो सोचते हैं, जो आपका दिमाग है, अभी कभी भी ऐसा नहीं कहना कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ऐसे ही क्या कहना कि मैं ये कर सकती हूँ, अरे मेरी जैसी ये लड़की है ये तो सब कर सकती हूँ तो मैं क्यों नहीं। बस इतना ही ध्यान में रखना है और हमें जो काम करना है वो अच्छे तरह से सोच के करना है। आपके जीवन की अभी तो शुरुआत हुई है आपकी, सबसे दुखदाई घटना कौन सी आपको याद आती है? सोचिए जरा। और जो आपने किसी को बताया नहीं है अभी तक, ऐसे कुछ। मैं एक बात बताना चाहती हूँ सभी को। जब मैं शुरू से काम में जुड़ गई थी तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि मुझे 7-8 गांव में जाना पड़ता था, जो मुझे गांव दिए गए थे 7-8 गांव में मुझे जाना पड़ता था। वहाँ कोई वाहन नहीं थी, वाहन सुविधा नहीं थी। और ये बात है कि मेरे हस्बैंड को गाड़ी नहीं चलानी आती है, तो मुझे और भी तकलीफ होती थी कि मैं अभी कैसे जाऊँ। इतना टेंशन लेके बैठती थी मैं, अब मैं किस तरह से ये काम करूँ, मुझे तो काम करना है लेकिन मैं किस तरह से काम करूँ। तो मैं वो 2-4 बार वाहन से गई। तब जब गाड़ी में महिलाएं बैठी थी तो महिलाएं बैठी थी और मैं भी वैसी सीट में बैठी थी। मेरे पास एक पुरुष आके बैठे, जो हम 1.5 घंटे का रास्ता था फुलंब्री तक जाने का। तो जो पुरुष मेरे पास बैठा था तो वो नीचे से मेरे पैर को ऐसे ऐसे कर रहा था,
एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। मेरे पास इधर से महिलाएं थी, इधर से वो पुरुष था। तो ऐसे झटके झटके दे रहा था पैर को, कभी इधर से ऐसा कर रहा था। मैंने 3 बार देखा, लेकिन चौथी बार मेरे से नहीं रहा गया। तो मैंने गाड़ी वाले को बोला कि पहले गाड़ी रोको, ड्राइवर को बोला कि पहले गाड़ी रोको, और फिर उसको ऐसे पकड़ा मैंने हाथ उसका, उसके बोला अभी आपको क्या कहना है। तो वो बहुत डर गया। फिर मैंने ड्राइवर को बोला कि उसको पहले गाड़ी से बाहर निकालो। तो उसी गाड़ी में एक महिला भी थी, बहुत दूर से आई थी, मैं जो पास से बैठी, उसने भी मुझे बोला कि ये पुरुष मुझे कब से ऐसे ही कर रहा है, इसीलिए मैं इधर से आके बैठी। तब मैंने उनको बोला कि दीदी आप अगर आप उनको बोलते तो इसको पहले से ही बाहर निकाल देते, आपने बोला क्यों नहीं। तो वो डर गई थी। तो हमें ऐसे डरना नहीं चाहिए, हमें सामना करना चाहिए। अगर हम उसको सामने से बोलते कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या बात है, तो वो डर जाएगा, आपको कभी ऐसा नहीं होगा। ऐसी परेशानी मुझे बहुत आ रही थी। तो मैंने मेरे पति को बोला, घर पे आए कि बहुत रोई, पति को बोला, सास ससुर को बोला कि देखो मैं हर बार जब गाड़ी से जाती हूँ तो मुझे ऐसे कई परेशानियां होती है जिसका सामना मुझे करना पड़ता है। तो मैंने एक ऐसा सोचा, पति को तो गाड़ी नहीं चलानी आती है, लेकिन मैं गाड़ी चला सकती हूँ। मुझे भी गाड़ी नहीं आती थी, मैंने कभी जीवन में साइकिल भी नहीं चलाई थी। जो पापा की परिस्थिति बहुत खराब थी तो मुझे कभी साइकिल भी नहीं मिली, आज तक भी नहीं मिली थी मुझे साइकिल, जो मैंने गाड़ी चलाने का सोचा। और मेरे हस्बैंड को कहा मैंने कि मैं गाड़ी खरीदना चाहती हूँ। तो सबने मुझे मना किया कि गाड़ी वीड़ी कुछ नहीं खरीद सकते, और हम भी नहीं खरीद सकते, हमें खरीदनी भी नहीं है। तो फिर से मैंने 2-3 बार रोई, फिर से मेरा काम तो चालू था, लेकिन मैं अभी क्या करूं। तो धीरे धीरे मैंने मेरे हस्बैंड को समझाया कि देखो मुझे जरूरत है, अगर आप नहीं चला सकते, आगे चलकर मेरी 2 बेटी है, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, फिर कैसा होगा हमारे जीवन में, मैं कैसे काम करूं। तो उन्होंने थोड़ा सा दिमाग में लिया, और मेरे जो छोटे पैसा पेमेंट मुझे मिलता था, उसी पेमेंट से मैंने मेरे स्कूटी खरीदी है, और उसी स्कूटी से मैं अभी काम करती हूँ। और मेरी बेटी को भी सिखाया है। जो मेरे हस्बैंड भी अभी बहुत खुश है, उनको भी कहीं जाने का काम पड़ता है तो मैं उनको लेके जाती हूँ। लेकिन जो गांव वाले लोग रहते हैं ना, तो वो बहुत कंफ्यूज करते हैं। मेरे गांव से मैं अकेली गाड़ी चलाती हूँ। जब खेड़े में गांव में रहती हूँ तो सब ऐसे बोलते हैं, देखो अभी गाड़ी ली है तो गाड़ी से जा रही है, कहाँ जाती है पता नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है। हम अगर उनकी सोचेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम उनकी बात सोचेंगे कि देखो ये मुझे ऐसी बोल रही है और मैं कल से नहीं जाऊंगी, तो क्या मेरा काम होगा? होगा मेरा काम? नहीं होगा। तो ऐसे सोचती मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। मैंने बहुत कड़ी मेहनत से सीखी हूँ, और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं आप जैसे बच्चों के साथ बैठकर और पढूं। जो आपको मैंने बचपन में ही शादी कर ली है, कम वही में शादी की है, 10वीं में ही। तो मुझे ऐसा लगता है आप सभी बेटियां खूब पढ़े, ज्यादा पढ़े, पढ़ाई में ध्यान दे, और अपने पग पर खड़े रहने के बाद ही शादी का सोचे, ऐसा मुझे लगता है। सबसे दुखदाई घटना तो आपने बता दी, अब सबसे सुखद घटना जो आपके साथ हुई है उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो मैं इतनी सुखी हूँ, इतनी सुखदायक हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अरे इतना पैसा जब होता है सभी के पास, पैसा कुछ काम नहीं आता है। हम किसी को पैसा नहीं दिखाते, जो हमारा बर्तन रहता है, हर रोज की रहन सहन रहती है, वही हम साथ लेके जाते हैं। तो मुझे आज इतना अच्छा लगता है कि इतने सारे बच्चों के साथ मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ। इतना बड़ा अवसर मुझे यहाँ पे आने का मिला, और आप सभी बच्चों से बात करने का भी मुझे मौका मिला। और जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, इतने सारे फार्मर्स के साथ जानकारी लेती हूँ, देती हूँ, तो मेरे से इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। थैंक यू। आपने कहा आपको एक बेटा है और एक बेटी है, हाँ। तो आपने क्या सोचा है उनके बारे में, वो मैं क्या करेंगे? हाँ, तो मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, अभी तो वो स्कूल नाम में बताइए जाते। सबको, नाम बताइए उनका। हाँ, उनका मेरे बेटे का नाम है कन्याश्री सुनील डगले, और बेटा है 8 साल का, उनका नाम है आदित्य। मेरी बेटी आपकी जैसी है, 9वीं कक्षा में है। उन्होंने भी नवोदय की परीक्षा दी थी, लेकिन शायद कुछ उनका नाम उस परीक्षा में नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने पढ़ाई तो कम की है,
लेकिन मेरे बेटों को मैं इतना सारा पढ़ाना चाहती हूँ कि आप जैसे ही होशियार हो और आगे कुछ तो बने। जैसे कोई, मैं तो शेतकरी बन गई, आप सभी को शेतकरी बनना है, किसी को खेती में काम करना है मेरे जैसे, जैसे मैंने किया है वैसे। मुझे करना है जरूर। किसको ऐसा लगता है कि मैं धूप में जाके काम करूँ, कांटों में जाके काम करूँ, ऊपर से बारिश आती है, नीचे काम करना पड़ता है, किसको लगता है ऐसे कि मुझे ऐसा बनना है, शेतकरी बनना है? कोई बनना चाहेगा शेतकरी? बहुत काम करना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी परेशानी आपके साथ नहीं हो, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो और कुछ डॉक्टर बनो, कुछ प्लेन चलाने वाले बनो, किसी को जो भी लगता है कुछ न कुछ बनो, ऐसी पढ़ाई करो, खूब खूब पढ़ो। अगर आपको फिर से शुरुआत करने का अगर पढ़ाई चांस दिया गया, अगर वापस 2002 से पहले जाए और लेट्स से एक दूसरा मौका दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? मैं थोड़ा सा बताती हूँ। आपके मन में क्या है अंदर? हाँ। मेरे मन में तो ऐसा है, अगर मुझे कोई चांस देता है कि अभी भी तू पढ़ाई कर, तो मैं बिल्कुल भी शर्माऊंगी नहीं कि आप इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी तो शादी हो गई, मुझे अभी 2 बच्चे हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगी और पढ़ने के लिए तो मैं तैयार होंगी, क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता चला कि अगर मैं पढ़ती तो मैं आज क्या होती, और इसकी जरूरत मुझे आज समझ में आई कि मैं अगर पढ़ती, अच्छा पढ़ाई करती, तो मैं कुछ न कुछ बनती, मुझे ऐसे खेती में काम नहीं करना पड़ता। जो मेरा बेटी है उनको भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगी। और मैं जब कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है, 10वीं के बाद में 10वीं फेल थी, तो आप नहीं सोचेंगे मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं एडमिशन करने जो यशवंतराव कॉलेज रहता है नासिक वाला, विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ, उसमें मैंने एडमिशन किया, तो उसमें कॉलेज के सभी स्टूडेंट खड़े थे लाइन में, बहुत बड़े बड़े, वो भी सब लड़के थे, और मैं गई ऐसे ही साड़ी पहन के वहां पे खड़ी रही उनके पीछे, तो सबको लगा कि ये महिला क्यों आई होंगी और कब से 2 घंटे हो गए ये लाइन में ही खड़ी है, उसको क्या करना है, उनको कुछ पता नहीं था। लेकिन आप जैसे एक प्राध्यापक वहां पर आए, उन्होंने मेरे से बात की कि दीदी आपको क्या चाहिए, आप यहाँ पे लाइन में क्यों खड़ी है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं इनको क्या बताऊं, तो मैंने बड़े आवाज में उनको कहा कि मुझे इस स्कूल में, आपके स्कूल में एडमिशन करना है और मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने सबने, वो जो लाइन स्टूडेंट थी उनको सबको डांटा कि आपको पता नहीं है, इतनी एक औरत है और आप सबके पीछे खड़े हैं, तो आप उनको एक नंबर पे नहीं ला सकते थे। तो सभी को अच्छा लगा, ऐसा लगा कि सच में हम कहीं पे तो भूल रहे हैं या कुछ गलतियां हमारे से हुई है। तो उन्होंने मुझे 1 नंबर में खड़ा कर दिया। और मैं जब परीक्षा देने गई 10वीं की, तो सभी लड़के थे, लड़की लड़कियां सभी थे, उनके बीच में मैंने परीक्षा दी और मुझे नहीं टाइम मिलता था पढ़ने के लिए, लेकिन मैं अच्छे मार्क्स, अच्छे टक्के लेकर 10वीं में पास हो गई। और अभी भी मैं इतना सारा काम संभाल के रात को 1 घंटा आधा घंटा पढ़ती हूँ, और मैंने अभी 12 में एडमिशन किया है। तो सभी गांव वाले बोलते हैं कि अभी इसको पढ़कर क्या करना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, मुझे आगे जाना है, तो मैं इनको तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और मैं मेरा काम शुरू रखूंगी, मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़कर कुछ, अभी तो मैं कुछ बन नहीं सकती, लेकिन मुझे जो एहसास हुआ है कम पढ़ाई का, उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। अगर आपको पढ़ाई तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहती है, क्या करना चाहती है? मैं ऐसा, हाँ, आपने तो ऑलरेडी अपना एक स्थान निर्माण किया हुआ है इस, आपको कुछ एग्रीकल्चर में कुछ डिग्री लेनी है, आपके मन में क्या है? अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ, सभी मुझे बहुत बोलते हैं न मत पढ़, अभी क्या करेगी पढ़ने के, लेकिन मैं जो पढ़ूंगी वो मेरे खुद के लिए काम आएगा। अगर मैं एग्रीकल्चर में भी नहीं जानती थी और मैंने खुद खेती में काम कर इसका कुछ जानकारी ली है, जो ट्रेनिंग मैंने ली है, तो वो को भी कभी ऑफिस में भी बोलते हैं अगर आप इतनी होशियार हो एग्रीकल्चर में भी, तो आप कुछ बनती थी, अगर आप कंप्यूटर सीखती तो आज हम आपको ऑफिस में ले लेते। तो मुझे ऐसे बहुत सारे कई काम मिलते अगर मैं सीख पाती तो।
इसीलिए मैंने अभी एडमिशन किया है। और कुछ ना कुछ मैं तो जरूर करूंगी, जो मेरी मन में इच्छा है उसे मैं पूरा करना चाहती हूँ। और आप सभी मेरे लिए एक सपोर्ट करना, आशीर्वाद करना कि मैं कुछ ना कुछ बन सकूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बताना नहीं चाहती आपकी क्या बनना चाहती है, मैं सीक्रेट रखा है। अभी तो मैं जो खेती करती हूँ तो मैं उसी खेती को आगे लेके जाना चाहती हूँ। मैं एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहती हूँ। जो मेरे जैसी कई बहनें, कई लड़कियां हैं तो उनको मैं पढ़ा सकती हूँ, उनके साथ भी पढ़ सकती हूँ। तो ऐसा ही काम मैं आगे करूंगी, क्योंकि मुझे तो कोई अभी जॉब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? आप अपनी कंपनी चालू कर सकते हैं, कर खुद सकते की। हैं, एग्रीकल्चर कर ऐसे मत सकते हैं। सोचिए। और मैं ऐसे बहुत सारे बचत घर की महिलाओं को भी साथ में लेके चलती हूँ। दाल बनाना, पापड़ बनाना, अचार बनाना, ये हमारा एक ग्रुप है महिलाओं का। उन्हीं के साथ में काम करती हूँ। और गांव में जो ऑर्गेनिक रहता है, शाश्वत पद्धति से पका हुआ रहता है, उनका हम प्रक्रिया करके छोटे छोटे पैकेट बना के बाजार में, मार्केट में लेके जाते हैं। जो महिला घर पे बैठती है धूप काल में, तो उसी टाइम में हम ये सब काम करते हैं। अभी भी मैंने दाल बनाई थी, तुअर दाल। तो वो दाल बाहर 100 रुपए किलो मिलती है, 110 रुपए किलो मिलती है। तो हमारी तुअर दाल अभी 180 रुपए किलो से बेची है। अरे वाह। जो ऑर्गेनिक है। आपके पति के बारे में कुछ आपने ज्यादा बताया नहीं। हाँ। लेकिन थोड़ा मैं तो कल मिला हूँ उनसे, कल हमने साथ में भोजन किया है। और एकदम मतलब भगवान का अवतार है, ज्यादा बोलते नहीं है। हाँ, लेकिन अब इनसे हम पहचान ले कि उनके बारे में वो क्या कहेंगे। शुरू में जब मैंने उनसे शादी की तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत, उनका दिमाग बहुत तेज है, मुझे डांटेंगे, मुझे कुछ सीखने नहीं देंगे। तो ऐसा ही हुआ था शुरू में। वो उनका जो स्वभाव था वो कड़क ही था। और मैं तो इतना बात नहीं करती थी उनसे। लेकिन आज जो उनको समझ में आ रहा है कि मेरी पत्नी क्या कर सकती है, क्या सीख सकती है, तो उनको आज भी अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब सास ससुर घर में डांटते थे, कुछ भी करने से मना करते थे शुरू में, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मना किया। जो मैं सेवा संस्था से जुड़ी, तो उन्होंने कहा कि अगर हमें खेती में ही काम करना है, तो हमारे गांव के जब लोग रहते हैं वो मुझे बोलेंगे कि देखो इसकी पत्नी कहाँ बाहर जाती है, हर रोज इसको घूमना पड़ता है। और इसने तो ऐसी खेती की महिला चुनी है, शहर की रहने वाली, लेकिन खेती में लाके रखी है, अभी ये क्या करेगा उसका। तो उन्होंने भी यही दिमाग में रखा, अगर मेरी पत्नी शहर वाली है, पढ़ी लिखी है, उनका जब सपना है तो हम इसको पूरा करेंगे। तो वो बहुत अच्छी तरह से मेरी मदद करते हैं। हर कोई काम रहता, अगर मुझे आज यहाँ आना है तो मैं कंफ्यूज हो रही थी यहाँ आने के लिए, तो उन्होंने, सास ससुर ने भी मना किया कि नहीं जाना है, जाने से कुछ नहीं होता है, हमें क्या मिलेगा, ऐसा सास ससुर ने बोला। लेकिन मेरे पति ने भी उनको बहुत समझाया कि अगर माँ देखो ये कई बार जाती है तो ये कुछ न कुछ सीख के आएगी और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर बार। अगर मैं स्कूटी चलाती हूँ, उनको नहीं स्कूटी आती है, वो मेरे पीछे बैठने लगे। 2018 तक तो उन्होंने मेरे पीछे ही नहीं बैठे और कुछ नहीं किया। लगे अभी 2 साल से वो सभी गांव के लोगों के सामने मेरे पीछे बैठकर गांव तक चले आते हैं। और किधर भी जाना है तो सभी बोलते हैं ना, इसको तो अभी देखो कैसे पत्नी के पीछे बैठ के जा रहा है, नाम तो रखते हैं ना उनको, लेकिन वो बोलते हैं रखने दे, जलने वाले तो जलते हैं लेकिन हमें आगे चलना है। ऐसे करके मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, हर काम में मेरी मदद करते हैं। अभी भी मेरे साथ आए हुए, लेकिन हमारे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो मुझे उनका सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैंने जब कल उनसे बात की इनके सुनील जी से, तो एक चीज मुझे बहुत उनकी नजर से पता चला कि वो, इनको बहुत अभिमान है सविताई का। तो वो दिखाई देता है उनके चेहरे की भाषा से। तो मैं भी बहुत खुश था कि उन्हें भी हमने यहाँ बुलाया, क्योंकि वो अकेली यहाँ तक प्रवास नहीं कर सकती, तो वो भी आए हैं, लेकिन वो सपोर्टिंग कास्ट का रोल ले रहे हैं और ये हमारी हीरोइन है आज। सो अब इन बच्चों को आपको कुछ संदेश देना है तो दे दीजिए। आप सभी लड़कियों से ही कहना है,
जिस तरह से मैंने शुरू से जो कभी पीछे नहीं आती हूँ और ऐसा सोचा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, वैसे ही आप सबको सोचना है कि हम कि लड़कों से कम नहीं है, एक लड़का होके ही हमें जीना है, ऐसा हमें समझना है। मैं लड़की नहीं लड़का हूँ, ऐसे हमें मन में मानना है। और जो काम हम करते हैं उसे सफलता ही करना है। ऐसा नहीं सोचना है हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऐसा सोचना है कि हम इसको करेंगे। अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है, ऐसा कभी सोचना नहीं। और हर खुशी से अपना हमने जो काम चुना है उसके पूरा करना है। अगर आपने किसी ने बोला है मुझे डॉक्टर बनना है, तो सोच लेना कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनूं, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। हर कोई भी प्रश्न मेरे सामने आता है तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, उसकी कठिनाई से परेशानी से बाहर निकलूंगी और मन पूर्वक पढ़ाई करके आप बन सकते हो। जैसे मैंने सोचा है कि मैं खेती कैसे करूं, लेकिन मैंने पूरी खेती काम संभाल के बहुत सारे काम किए हैं। ऐसा ही आपको सोचना है। और हम शादी का सोचते हैं, हमारे पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है कि 10वीं में ही आपको शादी करनी है, जा तू आप कुछ पढ़ाई नहीं करती है तो आपकी शादी जल्दी से कर देंगे। तो आप क्या बोलेंगे उनको? नहीं, मुझे पढ़ना है। हम अगर छोटा सा काम करेंगे, हम हमारे पैर पर खड़े रहेंगे, तब हमें आगे जाके शादी का सोचना है। इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, अच्छी सी पढ़ाई करनी है ताकि हम हमारे पग पर खड़े रह सके। और कोई अगर हमें दूल्हा मिलता है, वो बोलता है कि जा तू मुझे पसंद नहीं है, तो हम हमारा सब कुछ संभालने वाले चाहिए, हमारे उतनी शक्ति चाहिए, स्मरण शक्ति चाहिए और आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है। जो आत्मविश्वास आप सबको रखना है, आत्मविश्वास से अगर काम करेंगे तो पूरा सफल होगा। यही बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ। तो इसके आगे जिनको प्रश्न पूछने हैं उन्हें आपका नाम बताइए, जस्ट नाम बताइए। मेरा नाम प्राची कायंदे है और मैं जालना से हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि जब आपकी मतलब शादी से पहले आपको बताया गया था कि आपको मतलब पढ़ाया जाएगा, पर जब आपको बाद में पढ़ाया नहीं गया तो आपको कैसा लगा था, मतलब आपने क्या सोचा था और क्या हुआ? जब मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा था कि मुझे क्या आप पढ़ाई करने दोगी, तो उन्होंने उस टाइम तो हाँ बोला था, लेकिन ऐसे 4-5 साल चले गए, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया। तो मैंने उनको बोला था, बहुत रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे पढ़ना है, आपने मुझे बोला था कि पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत समझाना शुरू किया, सास ससुर ने समझाना शुरू किया कि देखो इधर तक खेती में आ गई है, अभी खेती में कोई पढ़ता नहीं है, तू आप भी पढ़ के क्या करोगी, इतना सारा खर्चा कौन उठाएगा, हमें तो काम करना पड़ता है, दूसरों को खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, तू पढ़ के क्या करेगी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछते थे। लेकिन मैं जब धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास दिखाने लगी, थोड़े थोड़े काम में आने लगी आगे, तो उनको भी ऐसा लग रहा था कि अरे इनको पढ़ने की जरूरत है। जब मैं सेवा संस्था से जुड़ी तो उन्होंने भी मुझे बहुत सिखाया, बहुत ज्ञान दिया। तो मेरे सेवा संस्था वालों ने भी मेरे घर वालों को जाके बात की कि अगर ये पढ़ सकते हैं तो उनको पढ़ने दो, कुछ करने की इच्छा है तो उनको सीखने दो। तो उसी टाइम से उन्होंने मुझे हाँ किया और मैंने 10वीं में एडमिशन कर दिया। हाँ, और मैम जब आप मतलब बाहर जाती होंगी तो आपको आसपास की जो मतलब कुछ होगी औरतें वगैरह, तो वो आपको बोलती थी, तो आपने मतलब उनकी बातों को कैसे फेस किया? तो सब आसपास की बहुत कंफ्यूज करने लगे कि देखो ये बाहर जाती है। मेरे सास को बोलने लगी, इनको कहाँ बाहर जाने देते हैं, आपको तो उनको खेती में लेके जाना है, आपकी तो इतनी परेशानी रहती है, अगर एक इधर कापू चुनने चले जाए तो 500 रुपए ला के देगी आपको, ऐसे बोलती थी। मेरी सास ने भी बहुत मुझे सताया है कि आप बच जाओ, आपको खेती में ही काम करना है। लेकिन मैंने मेरा वो जो बोलती थी काम करना है, मेरा सब काम निपटा के मैंने ये सब किया है, तो उनको भी कुछ परेशानी नहीं आती है। इसी तरह से मैंने काम किया है। आपको पता नहीं होगा कि यहाँ आने के लिए उनको 3-4 दिन की छूट मिली है, लेकिन पहले सारा काम कंप्लीट करके वो आई है। सुबह 7 बजे से मैं खेत में गई, यहाँ आने के 4 दिन पहले 7 बजे से जाती थी, तो रात के 6:30 बजे में घर पे आई, क्योंकि मुझे जाना है, कोई मुझे बोले ना कि घर का सब काम छोड़ दिया और चली गई घूमने। तो इस तरह से मैंने सब काम निपटा के कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और मैंने भी मेरा काम, कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा काम वैसा ही पड़ा है और मैं किधर जा रही हूँ,
इसलिए मैंने बोले आत्मविश्वास से मेरा पूरा काम निपटा के यहाँ पे आई हूँ, जो आपके साथ अभी बात कर रही हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सृष्टि है, मैं सांगली से हूँ। अगर आपकी 10वीं की पढ़ाई नहीं रुकती और आप आगे पढ़ती तो आप क्या करना चाहती हो? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पढ़ा है, पूछा है मुझसे। अगर मैं 10वीं फेल नहीं होती और मेरे सामने इतनी सारी परेशानियां नहीं आती तो मैं जो दवाखाने में जो रहती है वो वो नर्स बनना चाहती थी और वो सपना मेरा अधूरा रह गया है। और आप अगर आपको अभी टाइम मिला या कुछ मदद मिली तो आप अपनी खेती में टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे अब्रॉड में किया जाता है वैसे खेती करना चाहूँगी। हाँ, जरूर करना चाहूंगी। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अपना नाम बताइए। और हाँ मैम, मेरा नाम शिवस्तुति है, मैं भी सांगली से हूँ। अगर आप कहते कि आपके गांव वालों ने बहुत कुछ कहा जब आप शुरू सेवा संस्था में जाते थे, तो आपके घर वाले भी आपको कुछ तो मतलब सपोर्ट पहले तो नहीं किया हुआ, आप बाहर वालों को तो इग्नोर कर सकते थे, पर घर वालों को आप क्या बताती थी? हाँ, कैसे? बहुत अच्छा। जब मैं बाहर जाने लगी तो घर के सभी लोग मुझे डांटते थे कि इतना सारा काम पड़ा रहता है। हमें भी बाहर वाले लोग, हमारे जो मेहमान रहते हैं वो भी बोलते हैं कि आपकी बहू कहाँ जाती है, क्या काम करती है। तो उसको तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो खेड़े ये जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में सिर्फ काम ही रहता है। जो कोई बाहर जाता है तो वो पीछे खींचते हैं। तो मेरे सास ससुर ने भी उनको बोला कि हाँ वो तो पढ़ने जाती है, वो बोलते हैं का उनका सपना है कि मुझे कुछ करना है। जो मैं शहर में रहती थी तो मेरे मन में पहले से ही था कि मैं किसी के लिए कुछ करूं और मैं खुद भी कुछ बनूं। इसी के हिसाब से मैंने जब गांव वाले मुझे बोलते थे, लेकिन मैं उनको जवाब देती है कि अगर आपकी बहू भी जैसे घर में इतनी पढ़ी है, 12th तक पढ़ी है, इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन आपकी बहू तो खेत में काम करती है, तो मैं तो वैसा कुछ नहीं करना चाहती। अगर आप अपने बहू को नहीं पढ़ा सकती तो मुझे पढ़ने दीजिए, और आपको मेरे जैसी भी आपको आपकी बहू मेरा देख के वो भी पढ़ सकती है, ऐसा मैं उनको बताती थी और मेरा काम शुरू रखती थी। मैं बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होती थी कि ये मुझे रोकना चाहती है लेकिन मैं रुक जाऊं। नहीं, मैं रुकना नहीं चाहती थी और मैं आगे ही जाना चाहती थी। मैंने किसी का कुछ भी नहीं सुना और मेरा काम शुरू रखा। उनको बोलिए। मेरा नाम शेफाली है, मैं राजकीय किट मध्य विद्यालय बिहट डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से हूँ। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मतलब आपके फैमिली में इतना सारा इशू रहा, आपके पापा का जॉब चला गया, फिर भी इतना सारा मोटिवेशन आपको मिला कहाँ से? खुद में अपना मतलब खुद पे आत्मविश्वास इतना होना लाजमी है, मतलब सबको थोड़ा बहुत होता है, लेकिन आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ही आत्मविश्वास था, आप यहाँ तक आए, लेकिन पीछे में किसी ना किसी का हाथ तो होगा ही ना, जिसकी वजह से आप इतना ज़्यादा मोटिवेशन हुए। उस टाइम में तो मेरे साथ कोई नहीं था। जब घर में हम 5 बहन भाई थे, 2 बड़ी बहन की शादी हो गई थी और मम्मी पापा के साथ में रहती थी। लेकिन जब पापा की परेशानी हुई तब पापा बहुत सोच में रहते थे, कुछ भी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मैं ऐसा सोचती थी, मुझे उस टाइम में किसी का सपोर्ट भी नहीं था कि घर में अगर कोई मेरे एक चाचा थे, लेकिन वो भी पापा को बहुत कंफ्यूज करते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे बहन की शादी के लिए कुछ पैसा मेरे पापा को दिया था। तो वो भी कभी कभी आते थे और बहुत ज्यादा बोल के चले जाते थे। मैं घर पे रहती थी, वो आते थे, वो बोलते थे कहाँ गया तेरा पापा? तो मैं उनके बोलती थी कि मेरे पापा बाहर काम पे गए थे, चाचा पानी पियो ना। तो वो मुझे डांटते थे, मैं के यहाँ पानी पीने आया हूँ, तेरे पापा को शाम को बता दे कि मैं घर के छत के पत्थर लेके जाऊंगा, ऐसा बोल दे। तो वो ऐसे बोले तो मुझे बहुत बुरा लगा कि ये मेरे खुद के चाचा हो के ऐसे बोल रहे हैं और बिल्कुल भी भाई का कुछ ख्याल नहीं रखते। मेरे साथ भी ऐसी बात करते हैं कि मैं पानी पीने को आया हूँ। तो वो शब्द मुझे मेरे मन को बहुत लगा और उस शब्द से ही मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि पापा की मदद मैं कर सकती हूँ। बहुत आत्मविश्वास से मैं कह रही थी पापा को भी कि पापा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसलिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन की, जो कंपनी में दवाइयाँ पैकिंग होती थी। तो उसी टाइम में मैंने वो कंपनी से शुरुआत की, जो मुझे 900 रुपए महीने मिलता था। आपको जब काम करना बिल्कुल नहीं आता था तब आपको सिखाने वाला कौन था?
जब मैं कुछ भी काम करना नहीं चाहती थी, मैं शहर में रहने वाली लड़की थी। जो मेरे साथ रहती थी, ससुर रहती थी और काम करने वाली दो बेटी रहती थी, जो हर वक्त खेतों में काम करती थी। तो उनका देख देख के मैं सीख रही थी और जब कंफ्यूज हो रही थी, ज्यादा टेंशन मुझे हो रहा था, जब मैं कोई खेत में रहता तो मेरे पति ने खुद मुझे सिखाया कि किस तरह से काम करते हैं। उनका सपोर्ट मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बिहार के बेगूसराय जिले से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप पढ़ नहीं पाए थे, आपकी पारिवारिक स्थिति बहुत दयनीय थी, कहीं कि आपके पापा का नौकरी चला गया था, तो कम उम्र में ही आपकी शादी करा दी थी, लेकिन आप अपनी बेटी के बारे में क्या आगे के लिए सोचे हैं? आप अपने बेटी के बारे में क्या सोच रहे हैं? आपके साथ जो भी हुआ हाँ, उसके हाँ, आगे अभी आपकी बेटी आपके सामने है। अब तक तो मैं कुछ भी नहीं सोचती थी, लेकिन जब मेरी अभी बेटी है, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ जो हुआ है वो मेरी बेटी के साथ ना हो। तो इसके लिए मैं मेरी बेटी को और बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ और उससे कुछ बनवा के दूंगी, जो पढ़ाई में उसके साथ दूंगी और उनको बोलूंगी कि जिस तरह से मैंने परेशानियों को झेला है उस तरह का सामना तुझे ना कर सके, ऐसा कुछ उनको करना है। कि उनका कुछ ड्रीम होगा, जैसे हम सब लड़कियां पढ़ते थे, कुछ ड्रीम ले पढ़ते थे, हमको पढ़ लिख के कुछ ये बनना है, डॉक्टर ही बनना है या फिर इंजीनियरिंग बनना है, तो उनको भी कुछ ड्रीम होगा कि मेरी मम्मी की स्थिति इतना दयनीय थी, मम्मी के कारण नौकरी नहीं ले पाई है, तो हम तो ले सकते हैं, मेरी मम्मी सपोर्ट कर रही है तो हम ले सकते हैं। उसका कुछ आइडिया होगा तो? आपकी बेटी का क्या ड्रीम है, ये पूछना चाहती हूँ। हाँ, मेरी बेटी को भी मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ, जब मुझे खेत में जाने का सामना करना पड़ता है, अगर मैं उसको एक ही बार बोलती हूँ कि दीदी चल आज मेरे साथ खेत में, मुझे तेरी जरूरत है, तो बिल्कुल भी मना कर देती हूँ, मैं खेत में नहीं आऊंगी। ऐसे कहती है, तब मैं उनको बोलती हूँ, मैं भी मेरी मम्मी को ऐसे ही बोलती थी कि मैं कुछ काम नहीं करूंगी, मुझे सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। तो वैसा तो तेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि नसीब में क्या होता है वो पता नहीं रहता, तो सब काम सीखना चाहिए और खेत में भी काम सीखना चाहिए, हमारी पढ़ाई भी करनी चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें सब कुछ काम आने चाहिए। और मैं उनको हर बात ऐसी बोलती रहती हूँ और उनको ये भी बताई हूँ कि मैंने कितनी परेशानियां झेली है और यहाँ तक जब पहुंची हूँ तो मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। वैसे तुझे कुछ भी नहीं करना है, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपना फ्यूचर देखना है। मेरा नाम भाग्यश्री है, मैं जन्मी ओतमार से हूँ। मैम, आपने जो सेवा संस्था चलाई थी उसमें आज तक अभी कितनी ऐसी महिलाएं जो आपके जैसी अभी निकली है वहां से, उस सेवा संस्था से? मेरे जैसी इस टाइम में अभी 72 महिलाएं हैं हम ऐसे है, जो हर गांव से एक महिला जुड़ी है। अभी 72,000 महिला हम सेवा संस्था से जुड़ी है जो रोजगार प्रदान करती है। और मैम, आपने उन्हें फिजिकली भी कुछ हेल्प किए, मतलब ऐसे कुछ पॉम्पलेट्स या फिर उन्हें कुछ एक्सेट्रा वगैरह? नहीं, मैं तो उनको इतनी ही जानकारी देती हूँ। जो महिलाएं ऐसे बोलती है कि मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती, अगर हमें कुछ बेचना है तो हम पुरुष के सामने नहीं जाते हैं, तो हम क्यों कम एहसास करते हैं कि हम इसे बात नहीं कर सकते। मैं भी वैसे ही थी, लेकिन मैं अभी सभी के सामने बात कर सकती हूँ। मैं अकेली अगर मैं कपास बेचती हूँ तो मैं खुद वहां पर जाके खड़ी रहती हूँ कि मेरा कपास कितना होता है। तो गाँव वाली लड़कियां भी, आदमी पुरुष सब बोलते हैं कि देखो अभी सब इसके घर वाले घर में है और ये बाहर काटा कर रही है, तो क्यों ना मैं क्यों घर में रहूं, मैं भी तो एक महिला हूँ, तो मेरा भी कुछ हक बनता है कि घर में क्या होता है उस पर भी मेरा ध्यान रहना चाहिए। तो मैं ऐसे सभी काम बहुत संभालती हूँ। ओके, धन्यवाद सविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने सबके दिल में जाके बहुत सारी बातें बताई है जो मैं नहीं बता सकता था। आई थिंक मराठीमध्ये एक म्हण आहे की सोनाराने कान टोचले तर ते बरोबर होतं। सो मैं आपको अंग्रेजी में और हिंदी में भी बताता हूँ। जो हिंदी में क्या बताएं, सोनार आपको पता है, हाँ, तो वो जब कान में कुछ कहता है तो एक सही जगह पे पहुंच जाता है। तो सविताई ने जो भी आपको बताया है, शायद आपको एक मैसेज मिल गया रहेगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। क्यों आए हैं आप यहाँ? क्योंकि आपको एक वादा करना है मुझसे सबको कि आप पढ़ेंगे, आगे जाके कुछ बनेंगे और शादी जल्दी नहीं करेंगे।
अपने पिताजी को माताजी को मत बताइए मैंने कहा है ये सब आपने यहाँ सीखा है बस। और मैं एक बात सभी लड़कियों से करना चाहती हूँ, आप जो अपनी मम्मी पापा को जानते हैं, लेकिन कभी भी अगर मम्मी से बात करते हैं आप तो अच्छी तरह से बात करना है। वो जो भी काम बताती है वो भी अच्छी तरह से करना है। और मम्मी को सबसे पहले तो फ्रेंड मानना है, क्योंकि मम्मी हमारी फ्रेंड भी होती है। हमारे दिल में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर कुछ बाहर की परेशानी भी होती है, तो आप एक फ्रेंड समझ के अपनी मम्मी को बताना है। और सभी ने आज से, अभी तक तो नहीं समझा होगा, लेकिन मैं जब बोलती हूँ कि सभी ने अपनी मम्मी को फ्रेंड समझ कर बात करना है, ठीक है? तो अभी उन्हें हम एक छोटा सा तोहफा देने वाले हैं। इन बच्चों ने एक तोहफा बनाया आपके लिए। थैंक यू। अभी आपको देखना है अंदर क्या है। ये छोड़िए, लेकिन ये अंदर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है? बच्चों ने बनाया हुआ है। वाओ। ये तो किसने बनवाए? बच्चों ने। सभी बच्चों। हाँ, सभी बच्चे बना रहे हैं सब सारी चीजें। बहुत अच्छा, बच्चों बहुत अच्छी पेंटिंग की है, और इसी के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ।